हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास के अंदर हमने ओबीसी आरक्षण के टॉपिक को शुरू किया था और हमने कालेलकर आयोग और मंडल आयोग को अच्छे से समझ लिया था। तो कुछ कुछ चीज़ें फिर भी रह गई थी और भी हमने कमीशन वगैरह के बारे में नहीं जाना है, तो आज की इस क्लास में हम उन सभी चीज़ों को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में थोड़ा सा हम ब्रीफ बात करेंगे कल की क्लास से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को लेकर के, उसके बाद में हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को समझने वाले हैं। तो आई होप आपको कल की क्लास में भी समझ में आई होगी, जो आपके डाउट्स थे, जो कंट्रोवर्सी थी, वो आपको पूरी पूरी क्लियर हुई होगी। तो वहीं आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आज की ख्याल कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा कंटेंट अच्छा है और ईजी है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कल की क्लास में हमने जान लिया था कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो बात कही गई थी कि 27% का जो रिजर्वेशन है यह ओबीसी को दिया जाना चाहिए। तो यह काम विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी 1989 में यह प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने 1990 के अंदर लाल किले से घोषणा कर दी थी कि हम ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो जब इन्होंने यह घोषणा कर दी थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि ऑल ओवर इंडिया में जो आरक्षण था वो 49.5% हो गया था, क्योंकि अब तक की गाइडलाइन यह थी, अब तक यह फैसला किया हुआ था कि भाई कभी भी आरक्षण जो है वह जाति के आधार पर कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाएगा। तो 50% से ऊपर जाने का मतलब क्या है कि अब तक क्या था कि संविधान के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए 15% का आरक्षण और जनजातियों के लिए 7.5% का आरक्षण दिया हुआ था, और 27% हम यहाँ ओबीसी को दे दिया। तो उसके आधार पर क्या हो गया, 49.5% का अब तक आरक्षण सरकार ने दे दिया था। ठीक है, तो यह एक सिफारिश थी जिसको लागू कर दिया था वीपी सिंह ने, लेकिन फिर सरकारें बदली। इसके बाद क्या हुआ, लगभग 6 महीने इनके बाद चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री पद पर रहे कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया, उसके बाद सरकार गिर गई। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, सन 1991 के अंदर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव 1991 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो अब इन्होंने क्या करा, यह फिर दोबारा पीछे वाली राह पर जाएंगे, यानी कि मंडल आयोग की जो एक सिफारिश थी, यह सिफारिश थी कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाना चाहिए। तो यह काम तो वीपी सिंह सरकार ने कर दिया था, लेकिन मंडल आयोग की एक सिफारिश और थी जिसके ऊपर नजर डाली पीवी नरसिम्हा राव ने, और वह सिफारिश क्या थी, 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। यानी कि 10% की उनकी सिफारिश थी कि आप सवर्ण जो लोग हैं, यानी कि जो लोग जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन जनरल कैटेगरी के लोगों को भी आप 10% का आरक्षण दीजिए। किस आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे, यानी कि आप यह देखें कि सवर्णों के अंदर आर्थिक रूप से कौन से लोग कमजोर हैं और आप उनको यह आरक्षण दे दीजिए। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति को देखें, तत्कालीन परिस्थिति जो चल रही है, उस स्थिति के अंदर क्या हुआ, 49.5% का आरक्षण दे दिया गया था, 10% इन्होंने और सिफारिश कर दी, टोटल कितना हो गया, 59.5% का रिजर्वेशन। अब यह जो 59.5% का आरक्षण था, इसकी स्थिति में क्या हुआ, यह 50% वाली सीमा को तो पार कर ही रहा था। और इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने इसको लागू करने की फैसला कर दिया। नरसिम्हा राव ने कह दिया कि हम यह काम करेंगे और हम यह आरक्षण देंगे, और जनरल के अंदर जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उनको यह आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन उस समय क्या हुआ, जिस समय इन्होंने घोषणा करी और यह योजना लागू करने वाले थे, उसी समय क्या हुआ, इंदिरा साहनी उस समय की हमारे देश की एक बहुत बड़ी वकील थी। तो इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला दर्ज कर दिया, याचिका लगा दी कि नरसिम्हा राव सरकार 50% के आरक्षण वाली व्यवस्था का खंडन कर रही है, यह व्यवस्था खंडित करते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है, कानून की यहाँ अवहेलना हो रही है। जैसे ही यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर स्टे लगा दिया कि अभी आप रुक जाइए, पहले हम देख लेते हैं कि क्या व्यवस्था है पूरी, उसके बाद हम फैसला देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 27% वाली व्यवस्था को तो मान्यता दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये 10% का ये जो आरक्षण है ना, यह आरक्षण आर्थिक आधार पर कहीं भी सार्थक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी दलील दी कि कैसे पहचान होगी आपकी कौन व्यक्ति सवर्णों के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर है, किस प्रकार से इसका पता लगाया जाए, जाति के आधार पर पता लगाया जा सकता था, लेकिन यह कह रहे कि आप आर्थिक आधार पर किस प्रकार से पता लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस सिफारिश को यहाँ मना कर दिया, और ईडब्ल्यूएस का यह जो आरक्षण था, यह आरक्षण यहाँ रोक दिया गया। तो इंदिरा साहनी ने जो यह केस दर्ज किया था, वह कहीं ना कहीं इसके याचिका के अंदर सफल हुई बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अन्य फैसले भी दिए, वह फैसले समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का साथ ही साथ एक फैसला यह भी आया कि देखो, जो आप ओबीसी को आप ये रिजर्वेशन दे तो रहे हैं वह ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक क्रीमी लेयर की व्यवस्था होगी। ठीक है, क्रीमी लेयर की हर समय पे क्या होता है, क्रीमी लेयर के अंदर ओबीसी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। जो अधिक आय वाले लोग होते हैं उनको ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं मिलता, यह कम आय वाले लोगों को मिलता है। वर्तमान में जो क्रीमी लेयर की कंडीशन चल रही है वह 8 लाख के आसपास चल रही है कंडीशन वर्तमान में भी। तो जिसकी 8 लाख के नीचे सैलरी होती है वही ओबीसी की क्रीमी लेयर के तहत आता है, अन्यथा बाकी सब लोग ऊपर चले जाते हैं। तो जो नीचे आएंगे उनको आरक्षण मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता। तो क्रिमिनल की व्यवस्था कर दी गई। साथ ही साथ इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कह दिया
कि देखो आप आरक्षण ले तो रहे हो, लेकिन ये आप आरक्षण प्रमोशन के अंदर नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप कहें कि आप नौकरी ले लेंगे और उसके बाद फिर आप प्रमोशन भी चाहते हैं इसके आधार पर, तो ये नहीं हो सकता। आपको आरक्षण केवल 5 सालों के लिए दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में समय बदलने के साथ साथ अब यह ओबीसी आरक्षण इसको प्रमोशन के अंदर भी लागू कर दिया गया। साथ ही क्रीमी की व्यवस्था करें तो कुछ ही अन्य व्यवस्था थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस समय ओबीसी आरक्षणों को लेकर के कर दी गई थी। अगर उस समय की स्थिति देखा तो कुछ लगभग 3000 के आसपास, 3000 प्लस थी जो जातियां ओबीसी के अंदर काउंट होती थी, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 5000 क्रॉस हो गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अगर मंडल आयोग की हमने आलोचना समझे तो आलोचना इसकी कई आधारों पर हुई। जैसे कि एक आधार यह था कि भाई जब यह रिपोर्ट आई थी और ये आरक्षण देने की बात चली थी तो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में दंगे शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को, युवाओं ने आग लगा लिया था, अलग अलग जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे अलग अलग तरह से। तो यह भी इसकी आलोचना में गिनाया था। वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने यह भी बताया कि ये मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है यह तो पूरे भारत को जाति के आधार पर बांट देना चाहती है, जो कहीं ना कहीं यह भी सार्थक बात सिद्ध हो रही थी और आलोचना इसकी लगातार इस आधार पर भी की जा रही थी। तो यह कुछ आधार थे जिसकी वजह से मंडल आयोग की इस रिपोर्ट का आलोचना की गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, सारी बातें हो गई और अंत में सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि देखो जी, हम ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, साथ ही साथ हम एक आयोग भी बनाएंगे। और एक आयोग बनाने का हम सरकार को दिया कि आप एक आयोग बनाएं जो अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करे। तो सन 1993 में पहली बार चीजें बदल गई और आयोग सामने आ गया। तो अब तक ये सारी जो बात हम समझते हुए आए थे, कल की क्लास में समझा था, तो यह सभी चीजें जो थी हमारी, यह अब तक पीछे की जो कंट्रोवर्सी थी उसके बाद की थी। ठीक है ना, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी अब तक तो आप ऊपर के आई बटन पर टैप करेंगे, सबसे पहले आपको वह कल वाली क्लास की वीडियो ही दिखेगी। तो आप वहां से पहले देख करके उसको समझ के उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको सारे डाउट जो भी होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दे दिया। साथ ही साथ उनके कल्याण के लिए, विकास के लिए क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया। कब बनाया गया, 1993 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्गों की देखरेख के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के उपायों के लिए यह आयोग बना दिया गया था। लेकिन इस समय यह जो आयोग बनाया गया था, यह आयोग कैसा था, वैधानिक आयोग था, यह संवैधानिक नहीं था, यह बात ध्यान रखना। लेकिन इस समय में जो एससी थे और जो एसटी थे, इनका जो कमीशन था यह संवैधानिक आयोग था। लेकिन यह जो आयोग है ये कैसा वैधानिक है, क्योंकि केवल एक कानून पास करके इसको बना दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, इसको काम तो वही सब करने थे, राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा था ये पिछड़े वर्गों के विकास के लिए, तो ये लगातार काम करता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में जरूरत महसूस हुई कि देखो जी, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, वैधानिक आयोग रहेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी संविधान के अंदर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संवैधानिक आयोग की व्यवस्था की हुई थी। तो अब क्या करा, उसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। कब आया, सन 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या करा, इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो यह वैधानिक आयोग था, इस वैधानिक आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया और यह संवैधानिक आयोग हो गया। तो हमारे संविधान के अंदर संवैधानिक आयोगों को लेकर, जो जाति के आधार पर आयोग है, उनके लिए जो रिजर्व्ड अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 338। ठीक है, तो अनुच्छेद 338 जो है यह सीधा सीधा एससी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर 338 ए की बात की जाए तो यह एसटीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके अंदर एक नया क्लॉज जोड़ दिया, यह क्लॉज हो गया 338 बी। तो ये बनाया किसके लिए, ओबीसी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसको रिजर्व कर दिया गया। और उसके बाद यह संवैधानिक आयोग के रूप में उभर के आया, जिससे क्या हुआ, इसके जो अधिकार क्षेत्र थे, इसकी स्वतंत्रताएं थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी और भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े जातियों के लिए काम कर सकता था। तो अब इसके क्या हुआ, इसकी व्यवस्था की गई, भाई संरचना किस प्रकार से हो, कितने मेंबर हो, तो सेम रखी। यानी कि जो व्यवस्था अब तक अनुसूचित जाति आयोग के लिए, जनजाति आयोग के लिए रखी, वही व्यवस्था पिछड़े वर्ग आयोग के लिए भी रखी। कैसे, यहाँ पर इन्होंने कर दिया 1+1+3, यानी कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। यानी कि टोटल व्यवस्था रखी गई कि भाई पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर कितने सदस्य होंगे, 5, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और बाकी 3 अन्य सदस्य यहाँ पर रहेंगे। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति का दायित्व जो था देश के राष्ट्रपति को दिया गया कि देखिए जी, आप संविधान के प्रमुख हैं, आप देश के प्रमुख हैं, तो आप ही इन लोगों की नियुक्ति करें। साथ ही साथ आप ही निर्धारित करें कि इनको सैलरी कितनी दी जाएगी, वेतन और भत्ते इनको क्या क्या प्राप्त होंगे। तो यह सभी जिम्मेदारियां देश के राष्ट्रपति के ऊपर आ गई थी। इनके अगर कार्यकाल की बात की तो कार्यकाल भी जो अमूमन है वह राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अब तक व्यवस्था यह देखी गई है कि यह लोग जो भी होंगे यह 3 वर्ष के लगभग अपने पद पर बने रहेंगे और अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, तो यह बात कुछ हो गई आयोग को लेकर के, इसकी संरचना किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से यह वैधानिक आयोग बनने के बाद संवैधानिक आयोग बना।
इसके आगे की थोड़ी सी और चीज़ समझ लेते हैं। अब इस आयोग को क्या हुआ, इस आयोग को बनाया किस लिए गया था, इसके कुछ कार्य भी होंगे जाहिर सी बात है, तो उसके कार्यों को भी समझ लेते हैं। तो इस आयोग को कुछ मुख्य कार्य दिए गए। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देने वाली यही है कि यह जो कार्य करेगा, यह आयोग केवल ओबीसी के लिए ही काम करेगा, इसके अलावा यह काम नहीं करेगा। क्योंकि स्पेशल आयोग किसके लिए बनाया गया, पिछड़े वर्गों के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है, पिछड़े वर्गों के लिए। तो इसके जो काम है कैसे होंगे कि भाई यह क्या करे, यह पिछड़े वर्गों को लेकर के उनकी जो संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस आयोग पे आती है। यानी कि हमेशा यह देखे जो पिछड़े वर्गों के लिए कानून बने हुए हैं, वह संवैधानिक कानून है या वैधानिक कानून है, उन सभी को लेकर के यह उनकी रक्षा करे और ये देखे कहीं ना कहीं उन अधिकारों का नुकसान तो नहीं हो रहा है, उनको क्षति तो नहीं पहुंच रही है, और ओबीसी लोगों का कहीं ना कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। यह सभी देखने का जिम्मेदारी जो है वह सारी की सारी इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की है। साथ ही साथ यह हमेशा समय समय पर इसकी जिम्मेदारी है कि यह संवैधानिक प्रावधानों की, वैधानिक प्रावधानों की जांच करता रहे हमेशा, और यह भी देखे कि जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो प्रावधान लाए जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं ओबीसी के हितों का नुकसान तो नहीं कर रहे। उसके लिए हमेशा यह पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होंगे तो ऐसी स्थिति में यह देश के राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। वहीं इसके अलावा कुछ और देखें तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारों की रक्षा को लेकर क्या है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कभी भी इस आयोग के अंदर पिछड़े वर्गों को लेकर के किसी प्रकार की जांच को लेकर के कोई शिकायत आती है, यानी कि कोई मामला इसके सामने लाया जाता है, जो मामला जैसे कि पिछड़े वर्गों के अधिकारों को लेकर के हो गया, उनके हनन को लेकर के हो गया, या कोई भी ऐसा मामला जिसके तहत ओबीसी के जो राइट्स हैं वो हर्ट हुए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस आयोग की जिम्मेदारी बनेगी कि यह पूरे के पूरे मामले की जांच करे, अच्छे से इंक्वायरी करे, उसके बाद जो भी रिपोर्ट बनती है वह रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति को समर्पित कर दे। साथ ही साथ इसकी क्या जिम्मेदारी, इसकी यह भी जिम्मेदारी कि अगर देश के अंदर कहीं भी केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर ओबीसी के लिए कोई भी फैसला लिया जाना है, कोई बैठक हो रही है, उनके जो उपाय सुझाने हैं, तो ऐसी स्थिति में इस आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि यह आयोग उस बैठक के अंदर उपस्थित हो, उस स्थान पे उपस्थित हो, और वहां जाकर के यह अपनी सलाह दे, और जो बैठक है, बैठक में सिफारिश करे कि किस किस प्रकार से आयोग जो है, आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा ओबीसी के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किए जा सकते हैं। इसके पास अधिकार है कि ये अपनी सिफारिश दे सकता है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इसको यह भी निर्धारित करना है कि समाज के अंदर जो ओबीसी हैं उनका सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, यानी कि एजुकेशनली एंड सोशली दोनों ही तरह से उनकी समाज के अंदर भागीदारी सुनिश्चित हो, तथा वे अपना विकास भी इन आधारों पर कर सके, कहीं ना कहीं वो पिछड़े ना बने रहें, क्योंकि आयोग उनके लिए बन गया है, वो राष्ट्रीय संवैधानिक आयोग है। साथ ही साथ अगर कहीं भी जरूरत पड़ रही है कि भाई सलाह देनी है, सिफारिश करनी है, या फिर सरकार अब तक जो काम करती हुई आई है, या फिर कोई राज्य सरकार कहीं ओबीसी के लिए काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में इस आयोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें, और यह देखें कि वह जो कार्य किए गए थे वह कार्य कहाँ तक सार्थक है, कितना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, और यदि अगर कोई कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है तो कमी को लेकर के यह अलग अलग सलाह अपनी बता सकते हैं। इनकी सलाह को कहीं ना कहीं देखा जाएगा, सोचा जाएगा, बाद में फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर इसके ऊपर यह जिम्मेदारी भी होती है कि भाई ये देश के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। देखो, इनको यह काम दिया था कि आप साल भर पिछड़े वर्गों के लिए काम करो, तो पिछड़े वर्गों के लिए आपने काम क्या क्या करा, कैसे कैसे काम करा, यह इनको बताना होता है प्रतिवेदन के अंदर, यानी कि अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो वार्षिक रिपोर्ट तो इन्हें राष्ट्रपति को हर वर्ष सौंपनी होती ही है। वहीं अगर कभी राष्ट्रपति साल के बीच में या कभी भी इनसे कोई रिपोर्ट मांगता है, तो ऐसी स्थिति में भी इस आयोग के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि यह उस रिपोर्ट को देश के राष्ट्रपति को समर्पित करे। यह मना नहीं कर सकते। साथ ही साथ विकास के उपायों की सिफारिश मैं बता चुका हूँ अभी कि भाई ओबीसी के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि उनका विकास हो और वे नए नए प्रगति पथ पर बढ़ते रहें, नए नए कीर्तिमान स्थापित करें, उनका कल्याण हो। तो ऐसी स्थिति में यह आयोग देश के राष्ट्रपति को या सरकार को इनके लिए अलग अलग उपाय सुझा सकता है। इसके अलावा अगर ओबीसी को लेकर के कोई अन्य काम भी है जो इस आयोग के दरमियान नहीं आता, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो यह गाइड कर सकता है, उससे कह सकता है कि ओबीसी को लेकर के यह भी कुछ काम है जो आपको देखने हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आयोग इन कामों को भी देखेगा जो काम राष्ट्रपति के द्वारा दिशा निर्देशित इनको किए जाएंगे। तो यह सब कुछ बातें थी कार्य को लेकर के कि ओबीसी आयोग को क्या क्या काम करना पड़ता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि भाई जो आयोग का प्रतिवेदन है वो किस प्रकार का काम करता है। देखो, मैं बता चुका हूँ कि यह जो आयोग है, इस आयोग को हर वर्ष अपना एक प्रतिवेदन देश के राष्ट्रपति को सौंपना होता है। तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि प्रतिवेदन तो हर साल तैयार करता है नहीं, रिपोर्ट तैयार करता है। अब क्या होगा, अगर इसमें रिपोर्ट में दिखा था कि वह रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है या उसमें स्टेट का भी मेंशन है, अगर वह रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित होती है, तो ऐसी स्थिति में देश के राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसमें यह देखा जाता है कि कौन कौन सी सिफारिशें की गई हैं तथा पिछले कामों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार यह फैसला लेती है कि जो सिफारिश इस आयोग के द्वारा की जा रही है वह कितनी सार्थक है और उनको कहाँ किस हद तक समाज के अंदर, व्यवस्था के अंदर अपनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि
यह जो रिपोर्ट है सीधा राष्ट्रपति को जाती है, तो इनकी जो भी सिफारिशें होती हैं वह केवल सलाहकारी ही होती हैं, किसी भी पद पर यानी जैसे कि देश के राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए वह बाध्यकारी नहीं होती है। तो इनकी जितनी भी सिफारिश होंगी वह सारी सिफारिश सलाहकारी होंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, देखेगी कि हाँ इसकी जो सिफारिश है वो किस हद तक जरूरी है, फिर उसका उसको लागू करेंगी। वहीं अगर यह जो रिपोर्ट तैयार की गई है अगर इसके अंदर किसी राज्य से संबंधित भी है यह रिपोर्ट, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देश का राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल को वह रिपोर्ट भेजेगा। राज्यपाल या उपराज्यपाल अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके पास रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद जिम्मेदारी है कि भाई यह उस रिपोर्ट को अपने विधानमंडल के अंदर प्रस्तुत करवाए। बाद में अगर उससे जुड़ी होगी तो वहां पर देखा जाएगा कि सिफारिशें क्या क्या आ रही है, फिर वह भी इन सिफारिशों पर फैसला लेंगे। लेकिन वहां भी यह सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होंगी, सब जगह पे सलाहकारी होंगी। और बाद में फिर दोबारा यह रिपोर्ट विधानमंडल से राज्यपाल और राज्यपाल से राष्ट्रपति तक वापस आ जाएगी। और वहां पे ये देखा जाएगा कि भाई किस प्रकार के इनके प्रतिवेदन थे, सिफारिश थे, किस प्रकार के थे। वहीं अगर सरकार उन सिफारिशों को मानने से मना करती है तो कहीं ना कहीं सरकार को उचित कारण बताने होंगे कि वह कौन कौन से प्रावधान है या कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत वह उन सिफारिशों को लागू नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से आयोग का प्रतिवेदन काम करता है। अगली बात समझ लेते हैं। अगली बात है कुछ आयोग की शक्तियों को लेकर। तो देखो जी, यह जो आयोग है, यह आयोग मुख्य रूप से ओबीसी के लिए काम करता है। तो इस आयोग की एक खास शक्ति है, वो यह है कि अगर कभी भी कहीं भी ओबीसी से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके अधिकारों को हानि पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस आयोग के पास दीवानी अधिकार आ जाते हैं। यानी कि अगर इस आयोग के तहत कोई भी जांच पड़ताल का मामला आएगा तो ऐसी स्थिति में इस आयोग की शक्ति जो होगी वो कौन सी होगी, दीवानी न्यायालय वाली स्थिति सिविल कोर्ट की होती है। तो ऐसी स्थिति में इस आयोग को यह अधिकार मिल जाएगा कि जिस मामले से आप जांच कर रहे हो उस मामले से जुड़े हुए कोई भी साक्ष्य जो है आप वह पूरे भारत से कहीं से भी साक्ष्य मंगवा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति है, साक्षी है, जिसका संबंध उस केस से है, उसको उपस्थित होना जरूरी है, तो आप उसको ऑल ओवर इंडिया वह कहीं भी रहता हो आप उसको वहां से बुला सकते हो। अगर यह आयोग चाहे तो कोर्ट्स के, जैसे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के जो ऐतिहासिक फैसले होते हैं उनको भी आधार बना करके कोई फैसला ले सकती है, तथा राष्ट्रपति से यह किसी प्रकार की सहायता उस केस को सॉल्व करने के लिए मांग सकते हैं। इनके पास दीवानी न्यायालय के अधिकार उस समय होते हैं। अगर यह किसी प्रकार के साक्ष्य एविडेंस मंगाने के लिए, किसी भी विटनेस को बुलाने के लिए ऑर्डर करेगा तो उसको वहां पे उपस्थित होना जरूरी है, बाध्यकारी होता है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से यह आयोग दीवानी न्यायालय के रूप में भी अंततः काम करता है। यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तो यह सारी बातें थी इस आयोग को लेकर के। तो आई होप आपको यह पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था बट आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कालेलकर आयोग से लेकर के यहाँ तक की जो ये कहानी है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं एक कॉन्सेप्ट और है, मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि यह जो 10% का ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो है रिजर्वेशन था 10%, यह इस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन यह 10% का जो रिजर्वेशन था इसको 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फिर दोबारा से व्यवस्था में लागू कर दिया था। पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन इस समय यह लागू कैसे हो गया। तो उस समय दरअसल क्या सरकार की दलीलें जो थी वो सार्थक नहीं थी। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने दलील दी और यह कहा कि हम यह जो आरक्षण दे रहे हैं यह आरक्षण आर्थिक आधार पर है और यह सवर्णों को दिया जा रहा है, जाति के आधार पर नहीं दिया जा रहा। तो इसके अंदर उन्होंने यह बताया कि यह जो आरक्षण है यह आरक्षण जो 50.50% का जो आरक्षण सवर्णों का है उसके अंदर से ही दिया जा रहा था। तो इसके अंदर से ही 10% का रिजर्वेशन जो है यह जनरल लोगों को आर्थिक आधार पर दिया गया है। तो इस प्रकार से यह भी एक मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट थी, उसके तहत ही यह सिफारिश दी गई थी। इसको 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने अब लागू कर दिया है। तो यह पूरी की पूरी कहानी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कालेलकर आयोग, मंडल कमीशन, बीच के जो राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा रही और उसके बाद में अंततः फिर भी इंदिरा साहनी केस हुआ, वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण लागू करा पर इंदिरा साहनी केस हुआ, नरसिम्हा राव फंसे, 10% का आरक्षण वहां रुक गया। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था चलती रही। 93 में ओबीसी को अपना एक आयोग मिला, बेशक वो एक वैधानिक आयोग था, लेकिन बाद में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा उसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। तब से लेकर के यह आयोग अब वैधानिक आयोग के रूप में काम कर रहा है। इसका स्थान संविधान में कहाँ है, 338B के अंदर। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपके जो डाउट्स थे वो भी अब नहीं रहे होंगे और आपके आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से प्रश्न आप इससे जुड़े हुए हल कर लेंगे। तो बाकी हमारे चैनल बने रहिए, ऐसी वीडियोस लगातार आती रहेंगी, आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी और आप इस प्रकार सीखते रहिए और अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कीजिए। एंड कल फिर मिलते हैं इसी समय पर और एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।